हाय फ्रेंड्स, मैं गजन कुमार त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूं। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास है ये, जिसमें हम आपसे ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, किन किन नियमों से किया जाता है, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यह क्लास एकेडमिक और कंपटीशन दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास है। एक बार फिर से जान लीजिए, लगभग 6 से 7 क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन को हम ख़त्म करेंगे। आज ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास है जिसको हम आगे देखेंगे, जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हमको वो जानना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी होती है बदलाव। किसका बदलाव? सेंटेंस का बदलाव। ठीक है। रूपांतरण, चाहे बदलाव कह लीजिए चाहे रूपांतरण कह लीजिए। रूपांतरण मतलब रूप को बदलना ही रूपांतरण कहलाता है। तो किसके रूप को बदलेंगे? सेंटेंस के रूप को हम बदलेंगे। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म बट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। चाहे मीनिंग कह लीजिए चाहे सेंस कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। आप मीनिंग भी कह सकते हैं, आप सेंस भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ सेंटेंस या सेंस ऑफ सेंटेंस बात एक ही है, दोनों का मतलब अर्थ होता है। ठीक है। तो फिर से रेड बॉक्स पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म, रूप को बदल देना, बट नॉट चेंज द मीनिंग, लेकिन बट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, लेकिन वाक्य के अर्थ को नहीं बदलना है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि वाक्य के अर्थ को बदले बिना सेंटेंस को ग्रामेटिकल रूप से बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ओके। ब्लैक बॉक्स में देखिए, किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अभी आपको और समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ब्लू बॉक्स में आपके सामने है। दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। हमने कहा दिस बुक, यह किताब, इस का मतलब है, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन। तो यह किताब कठिन है, इसका मतलब यह किताब आसान नहीं है। तो दिस बुक इज़ नॉट ईजी। दिस बुक इज़ नॉट ईजी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आप अपने जीवन में, अपने रोज़ाना दैनिक जीवन में आप ऐसे कहते हैं ना कि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो उसका एक और अर्थ है, जब वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो वह व्यक्ति बेईमान है। या तो आप जब कहते हैं कि वह व्यक्ति बेईमान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति ईमानदार है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आपने देखा कि दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, यह किताब कठिन है, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस बुक इज़ नॉट ईजी, यह किताब आसान नहीं है। देखिए, हमने अर्थ को नहीं बदला, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दिया। वो सेंटेंस जो एग्जाम्पल में था पहला, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, वो अफर्मेटिव में था, लेकिन जो हमने ट्रांसफॉर्म किया जिस सेंटेंस को, वो नेगेटिव में आया। तो एक बात और निकल के आती है कि जब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव में होगा। जब दिया गया सेंटेंस नेगेटिव में हो तो बदला हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। अफर्मेटिव नेगेटिव के यही नियम हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंट ब्लैक बॉक्स में देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं। सेंटेंस को चेंज करने के नियम कौन कौन से हैं वो अलग अलग हैं। एक एक पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपको सेंटेंस पहचानने की क्वालिटी नहीं होगी
तब तक आप सेंटेंस को नहीं बदल सकती हो। सीधी सीधी बात आप जान लो कि अगर आपको मैं कोई सेंटेंस दे दूं और कह दूं कि इसका ट्रांसलेशन करिए, तो सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि वो किस टेंस का है, और जैसे वो प्रेजेंट टेंस का है फिर आप पता लगाएंगे ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव है, सॉरी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर आप क्या पता लगाएंगे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। तो आपको ध्यान देना है कि पहचान, आपके आँखों में सेंटेंस को पहचानने की क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक पैनी नज़र रखनी होगी, अपने याददाश्त को मजबूत रखना होगा कि हमने जो पढ़ा था वही स्ट्रक्चर इस एग्ज़ाम में आया है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसे ही किया जाएगा कि आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस को कि किस टाइप का सेंटेंस है, इसको बदलने के लिए कौन से नियम हैं। दूसरे टाइप का सेंटेंस है तो उसको बदलने के लिए कौन से नियम हैं। यही पढ़ना ही आपको आपकी स्टडी कहलाता है। या आप जब ट्रांसफॉर्मेशन में नियमों को पढ़ लेंगे तो आप कह सकते हैं कि हमें ग्रामर का एक बढ़िया सा पोर्शन जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है वो आने लगा है। ठीक है, तो रेड बॉक्स में देखिए सबसे पहली पहचान, सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू। जब दिया गया सेंटेंस क्या रखा हो अपने पास में, एडवर्ब टू। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, कई बार मैंने बताया, नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब टू, टू का मतलब अधिकता, TOO, है ना, टू का मतलब अधिकता होता है। और एडवर्ब की पहचान ही यही होती है कि मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करना, कभी वर्ब को मॉडिफाई करना, कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे इस टू को हटा के नया सेंटेंस ले आएंगे उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लू बॉक्स में देखिए सबसे पहला नियम क्या है, सेंटेंस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू। जब सेंटेंस कॉन्टेनिंग का मतलब रखता है द एडवर्ब टू, टू एडवर्ब को। ठीक है, तो हम करते क्या हैं उसको बदलने के लिए, ब्लू बॉक्स में देखिए एडवर्ब टू को रिमूव करके, है ना, एडवर्ब टू को हम हटा देते हैं सेंटेंस से। उस एडवर्ब टू को हटाने के बाद हम लाते क्या हैं, इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। आप पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्लास को एंड होने दीजिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप हमसे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए एडवर्ब टू को रिमूव करके कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहली बात मैंने कहा कि आपको चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, रेड कलर से लिखा है, आप देख सकते हैं, सी इज़ टू वीक टू वर्क। सी इज़ वह है, टू वीक, वीक क्या है, एडजेक्टिव। वीक क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन, टू, है ना। वह वीक का मतलब कमज़ोर, टू वीक का मतलब बहुत कमज़ोर है। ठीक है, अधिक कमज़ोर है, टू वीक काम करने में, टू वर्क काम करने में। तो फिर से देखिए, सी इज़ टू वीक टू वर्क, वह कमज़ोर, बहुत कमज़ोर है काम करने में। ठीक है, अब आप रूल लिखा है ग्रे कलर के बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की जो छिपी हुई बात है वो कौन सी है। एडवर्ब टू लगा हुआ है, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है, वीक लगा है ना, एडजेक्टिव है, प्लस टू वर्क। जब किसी वर्ड के पहले टू लग जाता है तो हम उसे इन्फिनिटिव का रूप दे देते हैं, इसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। जब भी हम इन्फिनिटिव कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या किसी भी वर्ड के पहले टू लगाया हुआ है। ठीक है, टू वर्क, टू रन, टू प्ले, इस टाइप से। ठीक है, ज़्यादातर वर्ब के पहले ही टू का प्रयोग हम करते हैं। तो एक नियम मेरे दिमाग में बैठ गया कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव अगर किसी सेंटेंस में है तो हम उसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सी इज़ टू वीक टू वर्क। सी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, टू एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है, टू वर्क इन्फिनिटिव है। जब सेंटेंस की, दिए गए सेंटेंस की संरचना इस टाइप से होगी,
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इन्फिनिटिव, तो उसे हम कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिखा है जिससे आपको पेज रिटर्न करके ना देखना पड़े। सी इज़ टू वीक टू वर्क, अब इसको हम बदलेंगे, तो बदलने के लिए टू इज इक्वल टू सो, ओके। जो एडवर्ब टू है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। तो क्या हो गया, सी इज सो, नीचे देखिए उसी पिंक बॉक्स में ही, आप जो बैगनी कलर का है उस बॉक्स में आप देख सकते हैं सी इज सो वीक, सबसे अंतिम वाली लाइन, टू की जगह पे हमने सो लगा दिया। यहाँ तक कर लिए, पहला काम हमने किया, टू को हटा के सो लगाया। दूसरा काम एडजेक्टिव ही रहेगा, जैसे वीक था तो वीक रहेगा ही। तीसरा काम, वीक के जस्ट बाद हम दैट लगाएंगे। प्रत्येक सेंटेंस में अगर उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव है तो हम उसको इसी प्रकार से बदलेंगे और किसी दूसरे नियम से नहीं बदल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला काम, टू को हटाकर सो लगाए। दूसरा काम, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही रहने देते हैं। तीसरा काम, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं। चौथा काम, हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट फिर से दैट के बाद लिखा जाएगा। चौथा काम, दैट के बाद फिर से वही सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ही, सी, इट, दे, आई, वी में देखिए बॉक्स में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास मतलब जो सी इज टू वीक टू वर्क है, ये पहली क्लास है, क्लॉज, ठीक है, ये पहली क्लॉज है। इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सी, तो फिर से दैट के बाद सी आ जाएगा। दैट के बाद क्या आ जाएगा, सी। देखिए दैट एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना या दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ जो दैट है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। देखिए सी इज सो वीक एक सेंटेंस हो गया, आंसर जहाँ ANS लिखा है उसे देखिए, सी इज सो वीक एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज हो गई, दैट लगा। दूसरी क्लॉज क्या है, सी कैन नॉट वर्क। तो दो वाक्यों को हम कंजंक्शन दैट से जोड़ रहे हैं, और जब दो वाक्य कंजंक्शन दैट से जोड़े जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की एक पहचान आप जान लीजिए, कॉम्प्लेक्स को पहचानने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक पहचान मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ कि जब कभी दो सेंटेंस दैट से जुड़ते हैं, दैट मीन्स कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। चौथी बात, 4 पॉइंट तक आ गए हम। पांचवी बात कि तुरंत टू को हटा देंगे, इन्फिनिटिव टू को हटा करके अगर सेंटेंस दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद टू के बाद का जो शब्द होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन को एक बार, सी, फिर आंसर को देखिए, सी ही लिखा है, इज था, इज ही लिखा है, टू था, टू की जगह सो लिखा है, वीक था, वीक ही लिखा है। फिर वीक के बाद आप देखिए एडजेक्टिव था, दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव था, तीसरे नंबर दैट लगा, तो वीक के बाद हमने दैट लगा दिया। चौथे नंबर पे ही, सी, इट, दे में से एक लाना था, आई, वी, ही, सी, इट, दे, आई, वी में से एक लाना था, तो कौन आएगा, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्यों जहाँ लिखा है सब्जेक्ट क्या था, सी, तो इसलिए यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, 4 पॉइंट तक आ गए। अब 5वां पॉइंट आपको टू हटा करके कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो आप देखिए इज क्या है, क्वेश्चन को देखिए, सी इज, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम कैन नॉट लगाते हैं, तो सी के बाद हमने कैन नॉट लगाया, फिर हमने वर्क लिखा था, वर्क लिख दिया। समझ में आया, खूब अच्छे से समझ में आया। आप अपने से अपनी कॉपी में लिखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, सी इज टू वीक टू वर्क, टू को हटाकर सो लगाएंगे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहेगा, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, दैट के बाद जैसे मैंने क्रम लिखा है 1 2 3 4 5
ऐसे ही आप लिखते जाइए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ टू ओल्ड टू रन, वह बहुत ही कमज़ोर है या बूढ़ा है वह दौड़ने में, है ना, दौड़ने में वह बहुत बूढ़ा है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, देखिए ही इज़ सो ओल्ड, टू को हमने सो कहा, ओल्ड को ओल्ड कहा, फिर दैट लगाया तीसरा नंबर, चौथा नंबर ही था तो ही लगाया, इज था तो कैन नॉट लगाया, फिर रन लगा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, चीज़ों को आप पहले समझने की कोशिश करिए, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है, इसलिए प्रयास करिए। एक बार में नहीं मिलेगा, दो बार में नहीं मिलेगा, एक बार में चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, दो बार में समझ में आएंगी, लेकिन समझ में ज़रूर आएंगी। ओके, चलिए ब्लैक बॉक्स में देखिए एक और एग्जांपल, द फादर, हम आपको एग्जांपल्स खूब कराएंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ब्लैक बॉक्स में देखिए द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ठीक है, वो बहुत ही कमज़ोर है इसलिए वो अपने पुत्रों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो देखिए ये आंसर देखिए, द फादर वॉज कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, ध्यान रखिएगा, एकदम पैनी नज़र रखिए ग्रामर पढ़ने के लिए। ठीक, द फादर वॉज दैट की सो सॉरी टू की जगह सो दिया, वीक वीक ही था, टू की वीक के बाद दैट आता है तो दैट हमने अपने से लगाया, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर से न्यू क्लॉज के लिए दैट के बाद एक नई क्लॉज चालू होती है तो ही लगा दिया। अब हमने देखा कि सेंटेंस दिया गया पास्ट टेंस में था इसलिए हमने कुड नॉट लगाया, कुड नॉट तक लग गया, फिर टू की जगह मैंने कुड नॉट लगाया। ध्यान रखिएगा इन्फिनिटिव टू की जगह पे कैन नॉट या कुड नॉट लगता है। ओके, फिर हमने कंट्रोल हिज सन्स लिख दिया। कोई दिक्कत, अपने से कॉपी पे लिखिए, पेन को चलाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए रेड बॉक्स पे देखिए एक और क्वेश्चन, ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, टू एनीवन से आपको घबराना नहीं है, इसको बाद में ऐसे ही लिख देना है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक आध वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है। ही इज़ टू प्राउड टू लिसन, आप इतने को देखिए, टू एडवर्ब है, प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है, टू लिसन क्या है, इन्फिनिटिव है। तो हम बदलते हैं, ही इज़ सो प्राउड, टू की जगह पे सो, फिर दैट ही कैन नॉट, क्योंकि इज लगा है तो कैन नॉट लग जाएगा, लिसन टू एनीवन, है ना। एक बात और आपको बता दें कि कैन नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कैन नॉट की जगह पे आप डज नॉट या विल नॉट भी लगा सकते हैं। कैन नॉट सबसे अच्छा है, अगर आप कैन नॉट आपको याद नहीं आता है तो आप डज नॉट या विल नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन कुड नॉट नहीं लगा सकते। कुड नॉट कब लगेगा, जब दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट 1, इफ़ गिवन सेंटेंस इज अफर्मेटिव चेंज सेंटेंस विल बी नेगेटिव। ये तो आपने देखा कि जब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव में होता है, और इसी का उल्टा भी आप समझ लीजिए कि अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो बदला हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, नोट पॉइंट 1 क्या कह रहा है कि अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव में होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सो प्राउड टू लर्न। ओके, तो ही इज़ सॉरी क्या लिखा है, ही इज़ टू प्राउड टू लर्न, है ना। तो अब आप कैसे बदलेंगे इसको, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट किसकी जगह पे, टू की जगह पे लर्न लिख दिए। ठीक है, चलिए सेकेंड बॉक्स देखिए रेड कलर का, इफ़ गिवन सेंटेंस ऑलरेडी इन नेगेटिव, अभी तक तो हम नेगेटिव में बदलते थे तब हमें मिलता था, लेकिन अगर दिया गया सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव में हो तो चेंज सेंटेंस विल बी इन अफर्मेटिव, तो बदला हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वह बहुत ही बुद्धिमान नहीं है कि समस्याओं को सॉल्व कर सके, है ना। तो इसको जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, टू की जगह पे सो, इंटेलिजेंट, दैट फिर आ जाएगा,
वो नंबर याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, उसी क्रम से आप लिखते चलिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा। ठीक है। इंटेलिजेंट, दैट ही कैन नॉट हमको लगाना चाहिए ना, क्योंकि जब टू को हटाते हैं तो कैन नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट पहले से ही एग्जाम्पल में दिया है, इसलिए नॉट हम नहीं लगाएंगे, केवल कैन बस लगाएंगे। तो दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी अगर नॉट जहाँ रेड से लिखा है, अगर वहाँ नॉट ना होता, ये होता कि ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो बदला हुआ सेंटेंस ऐसे होता, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसे ही है, दिया गया सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव में है, तो बदला हुआ सेंटेंस नेगेटिव में नहीं होगा, इसका मतलब कैन नॉट नहीं होगा, ओनली कैन होगा, केवल कैन ही लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल देखिए, एक नियम और निकल के आता है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इज इट और वीक। हिंदी में समझ लीजिए कि जब दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो, इट का मतलब कमज़ोर हो, तो उसके लिए उसमें फॉर मी भी जुड़ा होगा सेंटेंस में, या फॉर हिम भी लिखा होगा, फॉर अस लिखा होगा, फॉर देम लिखा होगा। तो जब फॉर मी उसमें लिखा होगा तो उसको हम आई में चेंज कर देंगे, फॉर हिम लिखा होगा तो ही में चेंज कर देंगे, फॉर अस लिखा होगा तो वी में चेंज कर देंगे, फॉर देम लिखा होगा तो दे में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम, ध्यान रखिएगा, फॉर हिम टू गो आउट, है वही, है उसी स्ट्रक्चर पे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं। क्या बदली हैं कि इसमें सब्जेक्ट इट आया है और फॉर हिम एक नया शब्द जुड़ गया है। ठीक है, तो इसकी भी दवा है, क्या है वो देखते हैं। फिर से देखिए एग्जाम्पल को, इट वॉज टू एडवर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है, टू गो आउट इन्फिनिटिव है, लेकिन बीच में हॉट और टू गो आउट के बीच में फॉर, तो इसको कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। इट ही रहेगा, वॉज ही रहेगा, टू सो हो जाएगा, हॉट ही रहेगा, एडजेक्टिव के बाद हम दैट लगाते हैं, दैट लगा दिए। फिर जो फॉर हिम था, देखिए ऊपर लिखा है ना, फॉर हिम इज इक्वल टू ही, तो फॉर हिम जहाँ है वहाँ पे ही लिख देंगे। टू की जगह पे कुड नॉट या कैन नॉट लगता है, तो हमने देखा कि सेंटेंस में वॉज लगा है, तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हमने कुड नॉट लगा दिया, टू की जगह पे कुड नॉट लगा दिया, फिर गो आउट लिख दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंफ्यूजन ब्लैक बॉक्स में आप देखिए, अगर एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव ना दिया हो, अगर, और इन्फिनिटिव की जगह पे जैसे अभी आप पढ़ते थे ना, टू वीक टू रन, टू वीक टू लर्न, है ना, तो टू वाला सिस्टम यहाँ पे अगर ख़त्म कर दे और फॉर लगा के कोई नाउन दे दे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सारी बातें आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ सकती हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका जो दुख था बहुत ही गहरा था, है ना, तो हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख बहुत ही गहरा था, है ना, मतलब आंसू वो नहीं बहा सकता था, इतना उसका डीप जो दुख था वो गहरा था, इतना ज़्यादा था। तो आंसर में क्या आएगा, हिज ही रहेगा, सारो ही रहेगा, इज ही रहेगा, टू जो है वो सो हो जाएगा, डीप ही रहेगा, फिर डीप मतलब एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, हिज का सब्जेक्ट ही होगा, हिज का सब्जेक्ट ही होगा, फिर कैन नॉट, देखिए टू नहीं है तो हम फॉर की जगह पे कैन नॉट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, टू नहीं है
तो ऐसा नहीं कि हम कैन नॉट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, लेकिन जो फॉर लिखा है 40 ईयर्स, तो फॉर को हटा करके, क्योंकि फॉर टू की जगह पे आया है, तो फॉर की जगह पे हम कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, जिस हिसाब से सेंटेंस होगा जिस टेंस में। तो इज लगा है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैन नॉट लगाएंगे। अब जो टीयर्स है ना, तो जो आंसू होते हैं वो बयां किए जाते हैं, ठीक है। आंसू क्या होते हैं, वो किसी भी चीज़ को बयां करने का एक माध्यम होते हैं। तो एक फ्रेज हम जोड़ेंगे, एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के आंसर को देखिए, हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा कि हिज सारो इज सो डीप दैट, जो ही कैन नॉट एक्सप्रेस, वो नहीं बयां कर सकता है, इट का मतलब आंसू, इन्हें इन टीयर्स, सॉरी इट का मतलब सारो, उसका दुख, इन टीयर्स आंसुओं में। बात वही हुई। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। ओके, आंसर में क्या लिखेंगे, हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। माई हर्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई हर्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। लोग कहते हैं ना, मेरा हृदय शब्दों से भर गया, है ना। तो जब हृदय शब्दों से भर गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कुछ वहाँ पे बोल नहीं पाए। तो उसको बदलते हैं, माई हर्ट वॉज सो फुल, टू की जगह पे सो फुल दैट आई कुड नॉट, क्योंकि वॉज लगा था, तो फॉर की जगह पे कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स, हम उसे शब्दों में नहीं बोल पाए। फिर से देखिए, माई हर्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हृदय शब्दों से भर गया, इसका मतलब मैं एक भी वर्ड बोल नहीं पाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, माई हर्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब बोलना, इन वर्ड्स शब्दों में, मैं शब्दों में नहीं बोल पाया। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया नियम, एक नया रूल है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सारी बातों को बच्चों आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बिना कॉपी में लिखे समझ में नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि इंग्लिश आसान है ना। कई सब्जेक्ट्स के टीचर ये कह सकते हैं कि इंग्लिश छोटा सब्जेक्ट है, हिंदी छोटा सब्जेक्ट है, इसे आप नहीं पढ़ सकते हो, या किसी भी समय पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लोगे तो आ जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत है। आप ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, नरेशन जैसे बड़े सब्जेक्ट्स, बड़े बड़े टॉपिक्स को अगर आप हल्के में लेते हैं, तो ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है। चलिए नया नियम देखते हैं, क्या है रूल क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव अभी तक हम पढ़ते थे, लेकिन अगर इन्फिनिटिव ना हो, केवल टू प्लस एडजेक्टिव हो, तो हम उसे कैसे बदलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टू एडवर्ब था टू, वो होता था, प्लस एडजेक्टिव होता था, प्लस इन्फिनिटिव होता था। लेकिन अब हमने इन्फिनिटिव को हटा दिया, अब केवल दो चीज़ें हैं, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। अगर ऐसे हो तो हम कैसे बदलेंगे, इसके बदलने के नियम अलग हैं। केवल एक नियम आप जान लीजिए कि TOO, टू को हटा करके एक्सट्रीमली या ओवर लगा देते हैं। बस मैंने कहा था कि जब तक दिया गया सेंटेंस आप अपनी आँखों से नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप उसे नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहली क्वालिटी कि दिया गया सेंटेंस क्या है, क्या कह रहा है, किस संरचना को लेकर अपने साथ में बैठा है, इसको हटाने के लिए कौन से नियम लगेंगे, इतनी बातों को आपको जानना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो टू को ऐसे सेंटेंस में जहाँ टू प्लस एडजेक्टिव ही होता है, इन्फिनिटिव नहीं होता, वहाँ पे हम सारे नियमों को, पिछले सारे नियमों को भूल जाते हैं, टू की जगह पे एक्सट्रीमली या ओवर लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ टू एगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए बहुत ही उत्सुक है, वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। तो आप देख सकते हैं कि ही इज़ ओवर एगर फॉर प्रेस, है ना। ही इज़
ओवर एगर फॉर प्रेस, टू की जगह पे हमने ओवर लगा दिया, बाकी पूरी वही चीज़ें हैं, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे बदल सकते हैं कि टू को हटा करके सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। ही इज़ एगर, टू को हटा दिया हमने, है ना। ही इज़ एगर फॉर प्रेज, बस टू को हटा देंगे, बाकी पूरा लिख देंगे पहले, फिर लिखने के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं तो सेंटेंस बदल जाता है। ये तो और आसान है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि द वेदर इज टू हॉट, वेदर क्या है, बहुत गर्म है, तो हम कह सकते हैं कि द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ओके, चलिए अब देखते हैं नोट पॉइंट और अच्छे से देखते हैं कि पहला नियम हमने ओवर या एक्सट्रीमली लगाया, दूसरा टू को हटा के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दिया, तीसरा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है माई मदर इज टू फैट, फैट क्या है, एडजेक्टिव है, टू क्या है, वो क्या है, एडवर्ब है, वही फॉर्मेशन है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप देखिए कि माई मदर इज़ फैटर देन शी शुड बी, ये तो कुछ अलग दिखा ना, इसको कैसे समझोगे। माई मदर लिख दो, माई मदर लिख दिए, इज लिख दिए, ठीक है, इज लिख दो, जो टू है इसको हटा देते, हटा दिए इसको, इसका कोई काम नहीं है। टू के बाद जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 डिग्री होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लग के देन लग जाता है, तो फैट का फैटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन लगाएंगे, उसके बाद एक शब्द याद कर लीजिए आप, सी शुड बी, चीज़ों को आपको याद भी करना पड़ेगा, सी शुड बी इतना लगाते हैं अगर सेंटेंस में है तो। ओके, फिर से देख लीजिए, माई मदर हो गया, इज हो गया, टू को हमने हटा के फेंक दिया, फैट को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया तो फैटर देन हो गया। एक फ्रेज याद कर लेते हैं, सी शुड बी, तो हमने उसको याद करके लगा दिया, टू का कोई काम ही नहीं है, सो लगाना ही नहीं है, दैट नहीं लगाना है। ओके, वो दूसरा नियम था, ये दूसरा नियम है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, है ना, मीटिंग जो थी बहुत शोरगुल था उसमें, तो द मीटिंग वॉज नॉइजी, नॉइजी दो भागों में बोला जा रहा है, तो जो शब्द दो भागों में बोले जाते हैं उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं, जैसे इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखिए, मोर नॉइजी देन, और देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आता ही है, तो द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी देन, इतना याद कर लिए। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, देखिए वॉज लगा है ना, तो इट शुड, ठीक है, इट का प्रयोग किसके लिए, मीटिंग के लिए, शुड हैव बीन याद कर लीजिए, इसको ऐड कर देना है, शुड हैव बीन लगा देना है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होता है और फ्यूचर टेंस के, सॉरी, पास्ट टेंस के लिए क्या यूज होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और आप लोग चीज़ों को कॉपी में लिखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।